हम थोड़ा इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से पिछले लेक्चर में हमने किया था। तो चौथी साइन ऑफ सीवियर हाइपरलिपिडेमिया क्या है कि ज़ैंथोमास हो जाती है। ज़ैंथोमास क्या होता है? एन इरेगुलर येलो पैच और नोड्यूल ऑन द स्किन काज बाय द डिपोजिशन ऑफ लिपिड। ये देख सकते हैं, ये येलो कलर का आपको स्पॉट नजर आएगा, ये लिपिड की लेयर की वजह से होता है। इसके अलावा सीवियर आर्थरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है। आर्थरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है? रेफर टू द बिल्ड अप फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस इन एंड ऑन योर आर्टरी वॉल, जिसको प्लेक कहते हैं। ये देखें, ये आपको येलो कलर का प्लेक नजर आएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है उसमें बड़ी तंगी होती है, यानी कि वाज प्रोड्यूस होती है, एक अनयूजुअल वाज प्रोड्यूस होती है जब ब्लड इधर से जाता है। which can resist blood flow, the plaque can burst triggering a blood clot। और जब ये ब्लड जो क्लॉट है ये जब बस्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्लॉट भी बन जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी ब्लॉक भी हो सकती है। तो आर्थरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, जो इस एरिया में डिपोजिशन होती है फैट की लेयर की, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और टिश्यू वहाँ से हार्ड हो जाते हैं, जिसको हम आर्थरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और ये आर्टेरियल ब्रूट्स क्या होता है? अब नॉर्मल साउंड जनरेटेड बाय टर्बुलेंट फ्लो ऑफ ब्लड। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? अनस्टेबल, यानी कि एक अनस्टेबल जो फ्लो होता है ब्लड का, उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। आर्टरी ब्लड इन एन आर्टरी ड्यू टू आइदर an area partial obstruction or localized high rate of blood flow through an obstructed artery। तो यहाँ पे जो ये आवाज प्रोड्यूस होती है जब ब्लड तेजी से इधर से घूमता है, तो उसको आर्टीरियल ब्रूट्स कहते हैं। और कौन कौन सी एसोसिएटेड डिजीजेज हो सकती हैं? ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। The relative risk of new onset of cardiovascular disease in patients with metabolic syndrome in the absence of diabetes average between 1.5 fold and 3 fold, यानी कि इतनी ज़्यादा परसेंट चांसेस होता है, 1.5 to 3 फोल्ड ज़्यादा चांसेस होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले पर्सन को कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज भी हों। ये फ्रेमिंगम ऑफस्प्रिंग स्टडी क्या है कि इसमें 5,000 ऑफस्प्रिंग्स और उनकी स्पोज का जो जिनको मेटाबॉलिक डिजीज थी उनके पेरेंट्स को, उनको स्टडी किया गया। तो स्टडी में क्या देखा? पेशेंट विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम आर आल्सो एट अ रिस्क ऑफ इंक्रीज रिस्क फॉर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेज क्या होती हैं? जो आउटसाइड हार्ट एंड ब्रेन के ब्लड वेसल नैरो हो जाती हैं, उसको हम पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या देखा फ्रेमिंगम ऑफस्प्रिंग स्टडी में? द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन पेशेंट विद द मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज इंक्रीज 3 to 5 फोल्ड, यानी कि 3 से 5 गुना ज़्यादा चांस होता है उनको डायबिटीज़ भी हो। इसके अलावा जब उन्होंने मिडिल एज वाले लोगों का देखा पैटर्न कि उनमें डायबिटीज़ टाइप 2 का क्या पैटर्न है, तो उन्होंने देखा ये जो मिडिल एज में मेन है उनमें 62% चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, और जो वो मैन है मिडिल एज उसमें 47% चांसेस होते हैं टाइप 2 के। इसके अलावा और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन सी चीज़ हो सकती है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। इसमें क्या होता है कि फैट की डिपोजिशन होती है लीवर की, ठीक है, जो पहले से फैट होता है उसके ऊपर ही फैट की डिपोजिशन होती है, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस भी कहते हैं। स्टीओहेपेटाइटिस क्या होता है कि बहुत ट्राइग्लिसराइड अकुमुलेट करते हैं उधर, और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी उधर होती है, तो ये इसको स्टीओहेपेटाइटिस कहते हैं। As the prevalence of overweight, obesity, and the metabolic syndrome increase, this non-alcoholic fatty liver syndrome may become disease may become
वन ऑफ द मोर कॉमन काज ऑफ एंड स्टेज लिवर डिजीज एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि ये कैंसर भी का लीवर का काज कर सकती है। फिर अगली कंडीशन क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ? हाइपर यूरिसीमिया, यानी कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और उसकी वजह क्या होती है हाइपर यूरिसीमिया की? हाइपर यूरिसीमिया रिफ्लेक्ट डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन ऑन द रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड, यानी कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है वो यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन उसको अफेक्ट करती है। वेयर एज द इंक्रीज इन एसिमेट्रिक डाइमिथाइल आर्जिनिन, अगर इसका लेवल मसलन जिनको हाइपर यूरिसीमिया होता है तो उनमें ये इसका लेवल बढ़ जाता है एसिमेट्रिक डाइमिथाइल आर्जिनिन, और ये फिर इनहिबिट करती है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को। तो जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं आपके आर्टरीज के इनर लाइनिंग में उसके फंक्शन को मेंटेन करती है। अगर ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगी तो कौन सी सिंड्रोम डिजीज होगी, सॉरी, एंडोथेलियल डिसफंक्शन। एंडोथेलियल डिसफंक्शन क्या होता है? इज अ कंडीशन इन विच the endothelial layer यानी कि inner layer of the small arteries fail to perform all its important function normally. Okay, then microalbuminuria also may be caused by altered endothelial pathophysiology in the insulin resistant state. इसमें क्या होता है कि यूरिन के अंदर अल्ब्यूमिन भी आना शुरू हो जाता है। देन और ये फीमेल के अंदर है ये वाली कंडीशन जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये ओवुलेशन भी अच्छी तरीके से नहीं होती जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होती है। इज हाईली एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिक सिंड्रोम विद प्रेवलेंस बिटवीन 40 to 50%। Women with polycystic ovary syndrome are 2 to 4 times more likely to have metabolic syndrome than women without polycystic ovary syndrome। तो ये इनमें ज्यादा चांस होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का। देन obstructive sleep apnea। apnea क्या होता है? repeated episode of complete or partial obstruction of upper airway ड्यूरिंग स्लीप, ऑक्सीजन सप्लाई इज रिड्यूस। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवेज ड्यूरिंग स्लीप। तो इसमें स्लीप में जो अपर एयरवेज हैं उनकी ब्लॉकेज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? कॉमनली एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इंक्रीज सर्कुलेटरी साइटोकाइन, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ जाता है वो टॉलरेट नहीं होता, उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं। तो इसकी वजह से ये स्लीप अपनिया होता है। Moreover, when biomarkers of insulin resistance are compared between patient with obstructive sleep apnea and weight match control, insulin resistance is more severe in patient with obstructive sleep apnea। जब इसके ऊपर स्टडी की obstructive sleep apnea के ऊपर तो इसमें उन्होंने देखा कि जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है उनमें ये वाली डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो फिर उन्होंने उन पेशेंट को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा सप्लाई की, जिसकी वजह से इंसुलिन की एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई थी। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस में आप वेस्ट सर्कमफ्रेंस देख सकते हैं। वेस्ट सर्कमफ्रेंस ये यूरोपिड सब सहारा अफ्रीकन, ईस्टर्न एंड मिडल ईस्टर्न, ये जो यूरोपेड है ये कौन से कंट्री है? इसमें यूरोप आ जाता है, वेस्टर्न एशिया आ जाता है, सेंट्रल एशिया आ जाता है, साउथ एशिया आ जाता है और नॉर्थ अफ्रीका आ जाता है। इसमें क्या है कि मैन के अंदर अगर वेस्ट का साइज 94 या 94 से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकती है, और वोमेन के अंदर अगर 80 है तो या 80 से ज़्यादा है तो इसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकती है। और साउथ एशियन, चाइनीज, एथनिक साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन को अगर देखें तो उसमें अगर वेस्ट साइज 90 सेंटीमीटर या 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है
तो उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकती है। और अगर फीमेल में है तो उसमें 80 या 80 से ज़्यादा हो तो तब भी हो सकती है। अगर आप देखें जापानीज के अंदर तो उनमें मैन के अंदर अगर 85 से ज़्यादा है या 85 है तो ये हो सकती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और फीमेल के अंदर 90 सेंटीमीटर या 90 मीटर सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ये तब ये हो सकती है। और क्या है, फास्टिंग ग्लूकोज अगर 110 से ज़्यादा है, 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो हो सकती है। फास्टिंग लिपिड अगर 150 से क्रॉस कर गया है तो तब भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकती है। इसके अलावा एचडीएल का लेवल जो है वो बहुत कम है, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम है तो तब भी हो सकती है। फीमेल के अंदर 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तब भी ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकती है। और कौन कौन से एडिशनल टेस्ट हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये हम पढ़ लेते हैं। इसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को चेक करते हैं, अगर ये ज़्यादा है तो हो सकती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। स्टडी ऑफ लिपोप्रोटीन, ये अगर इसका लेवल कम है तो तब भी हो सकती है। एपोलिपोप्रोटीन B100 अगर इसका ज़्यादा है तो तब भी ज़्यादा है लेवल, इसका कम और इसका अगर ज़्यादा है तब भी हो सकती है। हाई सेंसिटिविटी सी रिपीट रिएक्टिव प्रोटीन अगर ज़्यादा है तो ये करेगी इन्फ्लेमेशन का, तो तब भी ये हो सकती है। होमोसिस्टीन ब्लड क्लोट यानी कि प्लेक फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, अगर ये ज़्यादा है तो प्लेक ज़्यादा बनेगा। इसके अलावा एलडीएल की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है तो तब भी हो सकती है। एडिशनल लैब पैरामीटर क्या है? इन व्यू ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट बिटवीन मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड एसोसिएटेड कंडीशन, एडिशनल हेल्पफुल ब्लड टेस्ट में भी इंक्लूड। इसमें थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, अगर ज़्यादा है थायराइड का स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ इशारा करेगा। लीवर फंक्शन टेस्ट फॉर नैश। नैश क्या होता है? वो जो नॉन अल्कोहलिक जो हेपेटाइटिस है, ठीक है, जिसको स्टीओ हेपेटाइटिस भी कहते हैं, तो इसमें जो है ना लीवर के एंजाइम का ALT/AST का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा रीनल फंक्शन टेस्ट में माइक्रोअल्ब्यूमिन यूरिया करते हैं। माइक्रोअल्ब्यूमिन क्या है? द टर्म टू डिस्क्राइब द मॉडरेट इंक्रीज इन लेवल ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन, ठीक है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन A1C, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की ग्लाइकेशन हो जाती है। अगर 4% ग्लाइकेशन है तो 68 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज होगा। अगर 10% ग्लाइकेशन है यानी कि ग्लूकोज अटैच है हीमोग्लोबिन के साथ तो 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लेवल होगा। और अगर 14% है तो बहुत ज़्यादा है, 355 जो है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज का लेवल हो सकता है। इसके अलावा यूरिक एसिड लेवल, हाइपर यूरिसेमिया अपीयर टू बी मच मोर कॉमन इन पेशेंट विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा 6 प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर ये भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक जो ओवरी सिंड्रोम है सस्पेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर एंड एनोविलेशन, टेस्टोस्टेरोन लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुड बी मेजर्ड। अगर ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो उसमें ये होगा कि ये इन हार्मोन का जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसके अलावा इमेजिंग स्टडी कौन कौन से कर सकते हैं? इमेजिंग स्टडीज आर नॉट रूटीनली इंडिकेटेड इन द डायग्नोसिस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लेकिन ये आप कर सकते हैं, ठीक है। दे मे बी appropriate for patient with the symptoms or signs of many complications of the syndrome including cardiovascular disease। इसमें एक है ischemic heart disease। इसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम फटीग होती है, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है, ये होती है, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, फेंटिंग, चेस्ट पेन एंड प्रेशर नोन एज एंजाइना, हार्ट पाल्पिटेशन यानी कि झटके लगते हैं हार्ट को और पेन होता है। तो ये हम ईसीजी से मेजर कर सकते हैं, या जो ये टेक्निक लिखी हुई है लाइक सिंगल फोटोन मिशन, कंप्यूटर टोपोग्राफी है, कार्डियक पोजीशन मिशन टोपोग्राफी है, इसकी वजह से हम स्कैनिंग कर सकते हैं
कि कहाँ पे आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हैं। इसके अलावा polysomnography is a multi-parametric test in the study of sleep, which is a diagnostic tool in sleep medicine। कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न ठीक है या नहीं है, तो फिर हम इसके जरिए चेक कर सकते हैं। इट इज मॉनिटर्ड मैनी बॉडी फंक्शन। क्या करती है? ब्रेन ईईजी करती है। ईईजी क्या होती है? ईईजी कहते हैं हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम को। इज ए टेस्ट that detect electrical activity in your brain using small metal discs attached to your scalps of head। ठीक है। इसके अलावा मसल एक्टिविटी बाय ईएमजी। ईएमजी क्या होता है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी measure the muscle response or electrical activity in response to a nerve stimulus of the muscle। ठीक है। इसके अलावा हार्ट रिदम हम ईसीजी से चेक करते हैं। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम is a simple test that can be used to check your heart rhythm or electrical activity। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो ऑक्सीजन को लेवल को चेक करता है ब्लड के अंदर को। ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? मैनेजमेंट एक दफ़ा दोबारा हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डेफिनेशन को देखते हैं, फिर मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। तो मैनेजमेंट हम 3 तरह से कर सकते हैं। लाइफस्टाइल को चेंज करके, बैरियाट्रिक सर्जरी यानी कि स्टमक के कुछ पार्ट को रिमूव करके, ड्रग्स के जरिए हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? क्लस्टर ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल abnormality associated with the development of cardiovascular disease and type 2 diabetes। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम काज करता है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी इज द ड्राइविंग force behind the metabolic syndrome। Thus, the weight reduction is the primary approach to disorder। With weight reduction, improvement in insulin sensitivity is often accompanied by favorable modification in many components of metabolic syndrome। यानी कि एक तो आप अपना वेट लॉस करेंगे, वेट लॉस करने के लिए आप मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें आ जाती हैं? लाइफस्टाइल में आप कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, खाना कम खाते हैं, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं। लेकिन जिनको हार्ट मसला होता है उनको हम ये कहने कहते हैं इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि उनमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से उनका हार्ट भी उस प्रॉब्लम में आ सकता है। तो जिनको हार्ट प्रॉब्लम होती है तो उनको हम नहीं कहते कि आप इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें, बस लाइट सी फिजिकल एक्टिविटी उनको कहते हैं करें। बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है कि आपने 10 दिन की है डाइटिंग, फिर 10 दिन के बाद फिर खाना शुरू कर दिया, फिर उतना उससे ज़्यादा वेट गेन हो गया। लेकिन अगर आपने डाइटिंग करनी है तो अपने माइंड को भी आपने चेंज करना होगा, अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। caloric restriction is the most important component, where as increase in physical activity are important for maintenance of weight loss। यानी कि आपने खाना भी कम खाना है और साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। Some but not all the evidence suggests that the addition of exercise to the caloric restriction may promote greater weight loss from the visceral deficit। यानी कि ये जो आपके एडिपोज टिश्यू हैं आपके बेली के अंदर, ये अगर आप वेट लॉस क्लोरिक रिस्ट्रिक्शन से कर रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं, कि तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है कि इतना ज़्यादा वेट लॉस होगा दोनों के साथ, लेकिन होता है, इसमें इफेक्ट होता है। द टेंडेंसी फॉर वेट रीगेन आफ्टर सक्सेसफुल वेट रिडक्शन अंडरस्कोर द नीड फॉर लॉन्ग लास्टिंग बिहेवियर चेंजेस। एक दफ़ा आपने डाइटिंग से वेट लॉस कर लिया है तो फिर आपने बिहेवियर भी अपना चेंज करना है कि आपने ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे मोटापा हो जाए। Diet, it is well known that insulin resistance commonly coexists with obesity। ये तो कंफर्म हो गया। अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड की डाइट लेते हैं तो ये आपकी इंसुलिन को ज़्यादा रेजिस्टेंट बना देती है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप हाई फैट डाइट लेते हैं तो तब भी ओबेसिटी हो जाती है, रैपिड वेट गेन होता है। तो इसका हल क्या है कि आप डाइट में से सैचुरेटेड फैटी एसिड को निकाल दें।
इसके अलावा जो इंटरवेंशन रेडियोग्राफी है, ये क्या होती है, इज द यूज ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेक्निक टू गाइड द डॉक्टर एज दे डायग्नोज एंड ट्रीट प्रॉब्लम विद ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ठीक है, जो IR होता है इज आल्सो कॉल्ड इमेज गाइडेड थेरेपी। So is positively correlate with fat intake and negatively correlate with dietary fiber intake। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फैट डाइट ज़्यादा लेते हैं तो इसकी IR की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी ज़्यादा होंगी। और अगर आप फाइबर वाइल डाइट लेते हैं तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज नहीं होगी, आर्थरोस्क्लेरोसिस के होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि फाइबर वाली डाइट में सेलुलोज होता है और सेलुलोज हिंडर करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। फूफा, फूफा क्या होता है, ये आप ले सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द लॉन्ग टर्म डाइट हैव पोटेंशियल टू चेंज द रेशियो ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड इन सेल मेम्ब्रेन कॉरस्पॉन्डिंग चेंजिंग द सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड। कहता है कि ये जो आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, ये जो फास्फोलिपिड के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको निकाल के उसमें सॉरी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनको निकाल के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लगा सकते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। और मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है ग्लूकोज के अगेंस्ट वो कम हो जाएगी। Physical activity. Before a physical activity recommendation provided to patient with metabolic syndrome, it is important to ensure that increased activity does not incur any risk. मसलन अगर आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज के पेशेंट हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं करना कि लैक्टिक एसिड इतना ज़्यादा अकोमोलेट कर जाए कि आपके हार्ट या दूसरे जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपका जो हार्ट की टोन है वो इरेगुलर हो जाए। सम हाई रिस्क पेशेंट शुड अंडरगो फॉर्मल कार्डियोवास्कुलर एवेल्युएशन बिफोर इनिशिएटिंग एन एक्सरसाइज प्रोग्राम। तो ये फिर पहले डॉक्टर को दिखाना पड़ता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो नहीं है, वरना उसको फिर रोक दिया जाता है कि आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। For an inactive participant, a gradual increase in physical activity should be encouraged to enhance the adherence and avoid injury। तो ये जो इनएक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, जो एक्टिविटी नहीं करता है, उसकी एक्टिविटी को आस्ता आस्ता बढ़ाया जाता है कि उसमें ही फ़ौरन से आपने इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है नहीं, आराम से उसको बढ़ाना, वरना उसको फिजिकल यानी कि इंजरी हो सकती है, या वो जो आपके आर्टरीज हैं उनको डैमेज पहुंच सकता है। ऑल्दो इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी कैन लीड टू मॉडेस्ट वेट रिडक्शन, 60 to 90 मिनट ऑफ डेली एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड टू अचीव दिस गोल। यानी कि 1 घंटा या 1.5 घंटा आपने रोजाना एक्सरसाइज लाजमी करनी है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है? बिहेवियर ट्रीटमेंट टिपिकली इंक्लूड द रिकमेंडेशन फॉर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन एंड मोर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि आपने डाइट को रिस्ट्रिक्ट भी करना है और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी है फॉर गुड वेट लॉस। द सब्सिक्वेंट चैलेंज इज द ड्यूरेशन प्रोग्राम बिकॉज वेट रीगेन सो ऑफन फॉलो द सक्सेसफुल वेट रिडक्शन। यही मैं कह रहा हूँ कि बंदे वेट तो लॉस कर लेते हैं लेकिन फिर वो उनके बिहेवियर में इतना चेंज नहीं आता, दोबारा से वो वेट गेन हो जाता है। Long-term outcomes may be enhanced by a variety of methods such as internet, social media, or telephonic follow-up to maintain contact between the providers and the patients। यानी कि डॉक्टर्स और पेशेंट के दरमियान जो लिंक है वो हम इन चीज़ों से बढ़ा सकते हैं। फिर in some patient with metabolic syndrome, treatment option need to extend beyond lifestyle. Weight loss drugs come in two major categories। One के एपिटाइट सप्रेसर हम यूज़ कर सकते हैं जो, और दूसरा अब्जॉर्प्शन जो इनहिबिटर है वो यूज़ कर सकते हैं। एपिटाइट सप्रेसेंट ये इधर कुछ दिए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अप्रूव बाय द यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी इंक्लूड फेंटरमीन। फेंटरमीन जो है ये फेंटरमीन फॉर शॉर्ट टर्म यूज फॉर 3 months ओनली एज वेल एज द मोर देन रिसेंट एडिशन। ये फेंटरमीन के साथ हम
टोपैरामेट भी दे सकते हैं, टोपैरामेट भी दे सकते हैं। ये सारी हेपेटाइट रिप्रेसेंट होती है, यानी कि हेपेटाइट को कम करती है। इसके अलावा लोरकासेरन भी दे सकते हैं, विच आर अप्रूव्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। ठीक है, इसमें आप लोरकासेरन को दे सकते हैं इसकी, क्योंकि इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर नहीं होती। इन क्लिनिकल ट्रायल द फेंटरमीन एंड टोपैरामेट combination has resulted in 10% weight loss and 50% ऑफ पेशेंट, यानी कि 10% इनमें साइड इफेक्ट्स इंक्लूड पाल्पिटेशन, हेडेक, पैरेस्थेसिया। पैरेस्थेसिया क्या होता है कि इसमें जो आपके फीट हैं और हैंड है, इसमें बर्निंग सेंसेशन आती है। इसमें क्या आता है, बर्निंग सेंसेशन आती है। इसके अलावा कंस्टिपेशन और इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है कि आपको रात को नींद कम आती है। इसके अलावा लोरकासेरन में क्या है, रिजल्ट इन लेस वेट लॉस टिपिकली 5% बियॉन्ड प्लास्पो। प्लास्पो इफेक्ट क्या होता है कि आपने एक दवाई खाई है तो उससे आपको पता है कि इससे वेट लॉस होना है, तो इसको आप क्या कहते हैं, प्लास्पो इफेक्ट। तो अगर आप वो डोज ले लेते हैं तो आप फील करते हैं कि वाकई वेट लॉस हो रहा है, तो हम प्लास्पो इफेक्ट ऑफ ये ड्रग का भी कह सकते हैं। व्हाट कैन काज हेडेक एंड फीलिंग टायर्ड, ड्राई माउथ, कफ एंड नोजिया। अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर कौन से हैं, ये ओरलास्टेट है। ओरलास्टेट जो है इनहिबिटर फैट अब्जॉर्प्शन बाय 30% एंड इज मॉडरली इफेक्टिव कंपेयर्ड विद प्लेसबो। प्लेसबो इफेक्ट मैं बता चुका हूँ कि वो जो अगर आपने ड्रग लिया है तो आपको माइंड दिखाता है कि वाकई वेट गेन लॉस हो रहा है, तो इसको यानी कि किसी को कोई डिजीज है तो वो दवाई देख के कैसे देख लेता है, और जब वो खाता है तो उसको 5 to 10% वैसे ही ठीक हो जाता है, 50% वो वैसे ही ठीक होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लास्बो इफेक्ट। तो अर्ली स्टेट जो है ये इनहिबिट करती है फैट की अब्जॉर्प्शन को। दिस ड्रग इज ऑफन डिफिकल्ट टू टेक बिकॉज ऑफ ऑयली लीकेज पर रेक्टम। ठीक है, रेक्टम में ऑयल भी आता है तो वो तो फिर ऑयली आपको फीलिंग आती है, तो ये फिर बाज़ बात इससे को डिफिकल्ट है लेना। इसके अलावा डायरेटिक ड्रग्स ले लेते हैं आप, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो है वो भी यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स में भी यूज टू लोअर द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल। जब इनका लेवल कम होगा तो गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल का लेवल बढ़ जाएगा। यूज ऑफ ड्रग्स दैट डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक मेटफॉर्मिन है, थायाजोलिडीन, डायोन है, is controversial that this treatment is not approved by US Food and Drug Administration Authority। ये हम क्यों नहीं यूज कर सकते मेटाफॉर्मिन एंड थायाजोलिडीनो डायोन, ये हम क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसको यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने प्रूव नहीं किया हुआ। द मोस्ट प्रोबेबल बेनिफिट वाज ट्राइग्लिसराइड लेवल विद 43% showing improvement, but fasting plasma glucose and insulin resistance of 91% of test subjected did not improve। यानी कि इसमें आपका फैट तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इम्प्रूव नहीं होती। बैरिएटिक सर्जरी क्या होता है कि ये पार्ट ऑफ जो स्टमक है इसको रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी फूड है वो इतनी ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं होती और वेट का लॉस होता है। Metabolic or bariatric surgery is an option for patients with metabolic syndrome who have body mass index over 40 kg per meter square or over 35 kg per meter square। ये मोस्टली मेल के अंदर देखते हैं, ये फीमेल विद कमॉर्बिडिटीज, यानी कि जिसमें एक और दो और भी फैक्टर हो सकते हैं। And evolving application for metabolic surgery include patients with body mass index as low as 30 kg per meter square and type 2 diabetes। ठीक है,
तो इनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। गैस्ट्रिक बाईपास इसमें आर वर्टिकुलर स्लीव गैस्ट्रो गैस्ट्रेक्टोमी result in dramatic weight reduction and improvement in the features of the metabolic। यानी कि अगर हम ये मूव कर देते हैं पार्ट ऑफ स्टमक तो यानी कि ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं वेट लॉस में, यानी कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। as survival benefit with gastric bypass has also been realized। थैंक यू। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप मैक्सिमम क्वांटिटी में पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। क्वेश्चंस आर इनवाइटेड।